अपनी पूरी ताकत के साथ मोबिलाइज करेंगे हम इक्विटी रेगुलेशंस को जारी कराने के लिए। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो कि हमको पता है कि हर जगह सवर्ण जातियों से ही वाइस चांसलर बैठे हैं, आप ही के लोग बैठे, इस 10% लोग 90% लोगों का अधिकार लेकर सारी संस्थाओं में उसके ऊपर अपना वर्चस्व बनाकर बैठे हैं। और मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूँगी कि 13 जनवरी को ये रेगुलेशंस आते हैं और उसके बाद महेश की बात को दोहराते हुए कि इतना कुछ क्रांतिकारी उसमें था भी नहीं। आप देखें कि डिस्क्रिमिनेशन वेल डिफाइंड उसमें किस तरीके का क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन को एम्बिगुअस तरीके से डिफाइन किया गया है, उसको बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट वे में रखा गया है। और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हमें बोलना पड़ेगा, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको हम वाइट वॉश नहीं कर सकते, उसका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। और वो रेगुलेशंस आने के बाद जब यूनिवर्सिटीज़ में तमाम इंटेलेक्चुअल्स के बीच में एक डिबेट होता, एक हेल्दी डिबेट कि हमें और बेहतर रोहित एक्ट की तरफ कैसे जाना है, ये एक ऑफ कोर्स एक लड़ाई के बाद, ये रेगुलेशंस भी एक लड़ाई के बाद मिले और उससे बेटर एक कदम की तरह उसे देखा जा रहा था कि हम उसी से आगे का रास्ता बनाएंगे। तभी बाहर एक जो सवर्ण नैरेटिव आने लगा कि ये तो फॉल्स केसेस आएंगे हमारे खिलाफ और वगैरह वगैरह, और उसके बाद उस पर सुप्रीम कोर्ट तुरंत स्टे लगा देती है। हम देखते हैं कि पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा से तमाम यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स सड़कों पे निकल कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें वो वापस दो। किसी ने खैरात में नहीं दी थी कि तुमने छीन लिया हमसे वापस, वो रेगुलेशंस वापस लाओ और स्ट्रांगली वापस लाओ। पर सुप्रीम कोर्ट को अभी सुनाई नहीं दे रहा है। इस पे एम्फेसाइज करना ज़रूरी है कि ये हमारी यूनिवर्सिटीज़ की बात है और उसके तहत JNU-SU बिल्कुल अपने पुरजोर ताकत से, पुरजोर तरीके से इसमें हिस्सेदारी लेगा, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ को जहां अभी VBSA बिल और NEP जैसी चीज़ें लाकर एक तरह से ऑटोनॉमी देने की बात की जा रही है, इस पे ये भी कहना चाहेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ को कमोडिटी की तरह या तो देखा जा सकता है कि जो अफोर्ड कर सकता है, जो रह सकता है वहाँ पे, जो झेल सकता है वहाँ पे, वो झेल ले, नहीं तो आप बाहर जा सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है यूनिवर्सिटी को आपकी, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। या तो उसके विपरीत एक दूसरी अंडरस्टैंडिंग हमारी ये बन सकती है कि यूनिवर्सिटीज़ अपने आप में एक सोशल एक्टिविटी हो सकते हैं, कि हम सब उसको जिंदा जगह देखें और देखें कि किस तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की, तमाम सरकारी संस्थानों की ये कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है कि वो उन जगहों को ऐसा बनाए कि वो सोशल रिप्रोडक्शन ना करे उसी जाति व्यवस्था की, उसी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की, उसके बजाय वो ये करें कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो, वो जगहें सबके लिए एक्सेसिबल हो, वहाँ पे सब कोई आके पढ़ पाए। एक और मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे कहना चाहूँगी कि ये एक अंडरस्टैंडिंग जो फॉल्स नैरेटिव का और फॉल्स केस का जो नैरेटिव लाया जा रहा है, ये जेंडर के पर्सपेक्टिव से भी देखा जा सकता है। पिछले बार जब इंटरनल कमेटी का इलेक्शन हो रहा था, उसकी कैंपेनिंग हो रही थी, तो तमाम लोग, बहुत लोग नहीं फिर भी कुछ चंद पुरुष आते हैं और ये सवाल करते हैं कि आप वादा करिए कि आप फॉल्स केसेस में तो लड़कों को नहीं फंसा देंगे, या फॉल्स केसेस को अच्छे से स्क्रूटनाइज तो करेंगे कि कहीं किसी को फॉल्स केस में ना फंसा दिया जाए। तो ये जो मानसिकता है कि हमें पता है कि हमें हरिओम वाल्मीकि का केस पता है, हमें इतने सारे केस पता है कि एक IPS ऑफिसर हरियाणा में उसका भी इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो जाता है, फिर भी, या डाउरी डेथ इतनी हो रही है, फिर भी एक फॉल्स केस का नैरेटिव कभी जाता नहीं है। और ये यहाँ पे ही नहीं, हर जगह हम देखें कि मान लीजिए पोस्ट अपार्थाइड साउथ अफ्रीका में भी चंद वाइट लोग का वर्चस्व बनाने के लिए भी वो डिबेट हमेशा जिंदा रखा जाता है कि कैसे आप कुछ लोगों से छीन सकते हैं उनका प्रिविलेज,
और वो एंजाइटी आती है और वो सड़कों पे हमें अभी भी दिखी कि वो प्रिविलेज कैसे छीन सकते हैं, जबकि और वो डर भी है क्योंकि इस डिबेट में और इन रेगुलेशंस में एक सच्चाई है जो एक्सपोज करती है कि चंद 10% लोग 90% लोगों का अधिकार लेकर सारी संस्थाओं में उसके ऊपर अपना वर्चस्व बनाकर बैठे हैं। और ये ताकत जो सॉलिडारिटी से दिख सकती है कि जब जितने भी शोषित और वंचित लोग साथ में आएंगे तो एक्चुअली उनके प्रिविलेज पे सवाल उठेगा और उसको हम लड़के छीन भी सकते हैं। तो ये भी एक एंजाइटी है दिख रही है, और वो एंजाइटी बहुत अच्छी है कि आपको अपना सच पता है और वो आपको तकलीफ दे रहा है। तो उसी के साथ साथ ये जो नैरेटिव इसमें आया है उसका भी हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं कि आप ऐसे नैरेटिव्स को लेकर आ रहे हैं। आप सड़कों पर चीफ जस्टिस अपने आइवरी टावर में भी बैठ के बोल रहे हैं कि समाज जो है वो टूट जाएगा। समाज जुड़ा कब हुआ था, ये सवाल भी हम पूछना चाहेंगे कि ये समाज हमारा बिल्कुल कभी नहीं जुड़ा था। हमेशा यहाँ पे कोई माने चाहे ना माने, हम कितना भी आंख मूंद लें, और हमारी यूनिवर्सिटीज़, हम एज स्टूडेंट, एज JNU-SU प्रेसिडेंट, ऑलबीट अ रस्टिकेटेड प्रेसिडेंट, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी यूनिवर्सिटी को ज़रूरत है, हमारी यूनिवर्सिटी स्पेसेस में इन ऐसे रेगुलेशंस की ज़रूरत है जो बिल्कुल जो भी चाहे पीयर ग्रुप्स, चाहे हमारे प्रोफेसर्स की तरफ से जो भी डिस्क्रिमिनेशन, चाहे संस्थान अपने आप में, संस्थानों का नेचर है वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लेकर वो बनती है, उनका फाउंडेशन ही वैसे बिल्ट होता है। सारे प्रोफेसर्स एक कास्ट से आते हैं, फिर अचानक से स्टूडेंट्स को फेल कर दिया जाता है कि वो दे आर नॉट मेरिटोरियस इनफ कहकर। और ना सिर्फ इतना ही, एज अ वुमन आई वुड ऑल्सो से कि किस तरीके से हम जब अपने पीयर ग्रुप में बैठते हैं तो हमें मिसोजिनिस्ट जोक्स को सुन के इग्नोर करना पड़ता है कि ऐसा ही है। अगर वहाँ पे खुद खड़े रहना है तो मिसोजिनिस्ट जोक्स को तो सुनना ही पड़ेगा। उसी तरह अगर ऐसे मैकेनिज्म्स नहीं होंगे, ऐसी संस्थानें नहीं होंगी जो न्याय दिलाएं, तो जो भी मार्जिनलाइज कास्ट से लोग आते हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटी से लोग आते हैं, वो सालों साल से ये बातें सुनते आए हैं कि हमें सुनना पड़ेगा, नहीं तो हमें कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और दूसरी बात जो इसी फॉल्स केस की, उसमें हम जब कैंपेन में यूनिवर्सिटी में निकले तो कुछ लोग एकदम बात करने से ही उन्होंने मना कर दिया कि किसी के भी खिलाफ कंप्लेन हो जाएगी तो उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मत बात करिए, हम ABVP के हैं। तो लेकिन यहाँ से मैं कहना चाहूँगी कि कोई भी संस्थान बनाई गई है इंक्वायरी के लिए, उसमें इंक्वायरी होगी। ये बात लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि वो इंक्वायरी होगी। और इस रेगुलेशन में तो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो कि हमको पता है कि हर जगह सवर्ण जातियों से ही वाइस चांसलर बैठे हैं, आप ही के लोग बैठे इसमें। जहाँ रोहित एक्ट में है कि 80% लोग जो है मार्जिनलाइज कास्ट से आने चाहिए, यहाँ पर ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। 50% का भी प्रोविज़न नहीं है कि मार्जिनलाइज कास्ट से, कम्युनिटी से लोग वहाँ पे होने चाहिए उस कम्युनिटी में। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि जो जनरल कास्ट, जो कि कोई कास्ट नहीं होती है, जनरल कास्ट का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ही रिप्रेजेंटेशन है आपका। तो मैं अपनी बात यहीं से ख़त्म करना चाहूँगी कि जो भी लोग अथॉरिटी में बैठे हैं, इन चीज़ों को ऐसे कानून और ऐसे रेगुलेशंस ला रहे हैं, वो अगर हमारी यूनिवर्सिटीज़ की बात है तो हमारी बातें सुने। हम बताएंगे कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हमको किन चीज़ों की ज़रूरत है, और हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसे रेगुलेशंस लाके या उनका निजीकरण करके जो आप दरवाजे बंद करना चाहते हैं, हम वो नहीं होने देंगे। ये सारी चीज़ें जुड़ी हैं, चाहे ये UGC इक्विटी रेगुलेशंस को पहले जारी कर वापस खींच लेना, और चाहे VBS से बिल लाना, हम सबसे हमारे पढ़ने का अधिकार छीना जा रहा है। और पढ़ने का अधिकार छीना जा रहा है का मतलब है कि हमको वापस कई साल की लड़ाई से जो भी हम चीज़ें जीत पाए हैं, हमको वापस पीछे भेजा जा रहा है, और हमें वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। और हम इस मुहिम में, JNU-SU इस पूरे मुहिम में एकदम
से जुड़ा रहेगा और अपनी पूरी ताकत के साथ मोबिलाइज करेंगे हम इक्विटी रेगुलेशंस को जारी कराने के लिए रोहित एक्ट के तर्ज पे। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।